नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सुबह सत्र शुरू होने के पहले ही हंगामा कर दिया। संभल हिंसा को लेकर विधानसभा परिसर के अंदर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। संभल मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, ना ही कोई रचनात्मक विचार है, ना ही कोई रचनात्मक कार्य है, बस हंगामा और शोर मचाना इसका काम है, बन गया है। इसके अलावा इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ये सब बहुत सारी बातें होती रहीं और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध करते रहे। उन्होंने किसानों के एमएसपी की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की किसानों ने। लेकिन जब सदन शुरू हुआ तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ संभल के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया। पूरा जो आज सत्र है, आज सत्र का जो पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, वो संभल की ही भेंट चढ़ा। संभल मुद्दे को लेकर सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बखिया उधेड़ी। बीजेपी के एक और विधायक ने, जो योगेश वर्मा हैं, उन्होंने तो विधानसभा के अंदर ही जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा जब सम्मान ही नहीं तो सदन के अंदर कौन सा मुंह दिखाकर हम जाएं। तो कुल मिलाकर पहला दिन आज भेंट चढ़ गया और तमाम जो ऐसे मुद्दे, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की कमाई है, ये मुद्दे एक तरीके से विधानसभा के अंदर दम तोड़ते नजर आए। मंथन में आज इसी बात की चर्चा, संभल पर राजनीति गरमाई, बेरोजगारी, महंगाई और कमाई पर चर्चा कब। संभल पर गर्मा गर्मी, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा कब, बात कब। मंथन में आज बड़ा सवाल और पहला दिन इसी गर्मा गर्मी की भेंट चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किस तरीके से सत्र शुरू होने से पहले हंगामा किया, वो देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा नौजवानों से करती है कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। वहीं प्रदेश का किसान बदहाली की स्थिति। आज खेती का समय है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रही है। महंगे दामों पर किसान खाद और बीज खरीदने के लिए विवश है। ये सरकार वैसे ही निकम्मी हो गई है। जो जनता के हित में कार्य न कर सके, उसका सहयोग न कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये दलित अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। हम पूरी तैयारी से आए हैं। जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर के हम सरकार को घेरेंगे। देखिए, पहले तो है सांप्रदायिकता। ये जो लोगों के बीच में मुस्लिम संभल हो, बहराइच हो, जिस ढंग से ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं वो है। दूसरा है किसानों का मुद्दा है, बिजली का निजीकरण का मुद्दा है, बेकारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सब तमाम मुद्दे हैं। का पूरा माहौल इसलिए खराब किया जा रहा है कि 2024 में लोग हारे हैं। 2024 में इनको जनता ने नकार दिया। 2000 ये जो 24 का उपचुनाव हुआ, इसमें किस तरीके से जनमत की लूट हुई, उन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने संभल की घटना कराई। उन सब बातों की बात रखने आते हैं, नौजवान की बात रखने आते हैं, स्टूडेंट की बात रखने आते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं। नौजवान परेशान है, नौजवान दिक्कत में है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। तो इसका मुद्दा रखेंगे। किसान के रेट नहीं बढ़ाए जाते गन्ने के। आज किसान, देश का अन्नदाता परेशान है। पूरा प्रदेश तरक्की की राह से पिछड़ चुका है। हम ये चाहते हैं प्रदेश को तरक्की की बात हो,
देश को तरक्की की बात हो, नौजवान की बात हो, कारोबार की बात हो, और जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है ये खत्म होना चाहिए, दहशत खत्म होनी चाहिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो, इस पर हम लोग चर्चा करने की मांग रखेंगे। और हम चाहते हैं प्रदेश को तरक्की कराने के लिए नौजवान का सबसे बड़ा हाथ है। रोजगार पर पूरी तरीके से सरकार हटती है और पूरे तरीके से आपने देखा होगा पर्चे लीक कराए जाते हैं, लड़के तैयारियां करते हैं, एक एक साल मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग इस पर पूरी तरीके से आज हाउस में इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। सरकार तो कह रही है कि हम गुंडा और एनएसए की कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों के ऊपर, तो आप फिर असंतुष्ट क्यों है कानून व्यवस्था? ये तो आपका चैनल भी देखता है, आप देखिए प्रदेश का हालात, आप देखिए कहां पर लड़के तैयारियां करते हैं। अभी आपने देखा होगा पर्चे लीक नहीं होते क्या, उन पर एनएसए लगाई गई क्या? जिन्होंने पर्चे लीक कराए थे वो क्लियर हो गया, आप बताइए उन पर एनएसए लगाई गई क्या? जिन लोगों ने जातियां की हैं उन लोगों पर एनएसए लगाई गई क्या? आप देखिए लगातार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर एनएसए लगाई गई क्या? नहीं लगाई गई कोई एनएसए। लगानी चाहिए उनके ऊपर, जिससे आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। देश का फ्यूचर है नौजवान साथी, देश का फ्यूचर है बच्चे। बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी बढ़ा दी इस सरकार ने, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। रविदास मल्होत्रा हैं हमारे साथ, जो तजुर्बेदार नेता समाजवादी पार्टी में कहे जाते हैं। रविदास जी, सरकार को किस तरीके घेरेंगे, आज क्या प्लान है? देखिए, पूरे प्रदेश में जनता समस्याओं से परेशान है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और बिजली का निजीकरण, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग ये चाहते हैं सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि सदन पर चर्चा हो। हम लोगों ने कई बार ये मांग करी कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनके नामों की लिस्ट जारी कर दो। अगर टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट सरकार जारी कर दे तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके कारण से अपराध हो रहा है। आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। सदन का सत्र बढ़ाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन विषयों पर चर्चा हो। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, जो सत्र के बाकी बचे दिन हैं, लेकिन उम्मीद नहीं कि चर्चा हो। सदन शुरू होने से पहले बिजली निजीकरण, खाद, बीज, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बहुत सारी समस्याओं पर बात होनी थी, लेकिन सदन में आखिर हुआ क्या, वो जरा देख लीजिए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी
उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। न बटेंगे न कटेंगे, वो नारा जो चुनाव में दिया था, अभी उपचुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, उस नारे को मुख्यमंत्री जस्टिफाई विधानसभा में करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे। इसीलिए बात होनी थी या होनी चाहिए थी बेरोजगारी की, महंगाई की, नौजवानों की, किसान की, खाद की, बीज की, गन्ना भुगतान की, बिजली के निजीकरण पर। लेकिन बात क्या हो रही है? 47 से लेके 2024 तक संभल में कितनी बार दंगा हुआ, इसकी बात हो रही सदन में। कितने हिंदू 1947 से लेकर अब तक मारे गए संभल में? 209, इसकी बात हो रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि नहीं, ये विपक्षी दलों ने इन हिंदुओं के प्रति संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की? शिया सुन्नी विवाद भी हुआ। लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद, मुझे लगता है कि जो मौजूदा पीढ़ी है, 18-20 साल 22 साल की उम्र के लोग, वो जानते भी नहीं होंगे। लेकिन आज फिर पता चला कि नहीं, हाँ, लखनऊ में भी शिया सुन्नी विवाद होता रहा है। तो कैसे चर्चा होगी? जो मूलभूत मुद्दे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वो क्यों गायब हो रहे हैं? और इनको कब समय मिलेगा? मूलभूत मुद्दों पर जवाब सरकार कब देगी, या विपक्ष कब सकारात्मक चर्चा करेगा? दोनों पहलू हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नेता विरोधी दल या नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा के हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा, वो सुना देते हैं आपको। विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता कि नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज़्यादा नहीं, दो बात कहना चाहता हूँ। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था, उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाद शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए, नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत प्लीज। वहाँ के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है या बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहाँ बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहाँ तो जो हुआ वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। तो विधानसभा में आज मुद्दे जनता के उठने थे, महंगाई, बेरोजगारी, बीज, खाद, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन बात बहराइच और संभल तक ही अटक गई। अब ये सवाल है कि क्या दोनों को ही सूट करता है क्या संभल बहराइच पर बात करना, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हालांकि विपक्ष सुबह कह रहा था तख्तियां उठाए हुए कि ना अब तो मुद्दों की बात होगी, लेकिन मुद्दे कहाँ गए? विधानसभा में पहले दिन मुद्दे गायब हो गए, मुद्दों का गला घोट दिया गया। कैसे चलेगा? पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था उन्होंने। उनकी भी एक पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई सदन में हमें बात नहीं रखने दी जा रही, और वो बात है उनकी बड़ी बहन के पति और मंत्री आशीष पटेल को लेकर। आशीष पटेल पर कोई भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप हैं, तो जरा पल्लवी पटेल की भी सुनना मुझे लगता है वाजिब है। की आवाज उठाने के लिए पल्लवी पटेल विधायक यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप हाथ में लेकर के घोटालेबाज सवाल जवाब दो, इस लेकर चल रही है। देखिए, एक घोटाला है जिसको मैंने उजागर किया है, और क्योंकि उस घोटाले में नियम विरुद्ध तरीके से 250 लोगों की पदोन्नति की गई है, तो और उसमें जो पदोन्नति के माध्यम से जो पैसे की उगाई हुई है वो इस सूबे के शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी जी के नाम पर हुई है। तो मैं चाहती हूं कि जब हमारे अवसरों को लूटा गया है, पिछड़ों के दम पर आपकी सरकार चल रही है, हमारे भविष्य की सौदेबाजी हुई है आपकी सरकार में, तो जवाब आप पिछड़ों के लिए इस सदन में आके दीजिए। अच्छा, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं कि आपके साथ में अखिलेश यादव भी रहेंगे या सिर्फ आप अकेले बात करती रहेंगे? देखिए, मैं इस सदन में खड़ी होकर के आप समग्र पिछड़ों को मान लें या अकेले पिछड़ों को मान लें, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं सरकार को जब तक इस सवाल पे जवाब नहीं मिल जाएगा मैं शांत होकर के बैठने नहीं दूंगी। अखिलेश के जो विधायक हैं वो लगातार संभल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप भी खड़े करेंगी? देखिए, ऐसे तमाम मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं, मैं उठाऊंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है जिनके दम पर सरकार है, अगर उनके भविष्य के साथ जो सौदेबाजी हुई है उसका जवाब नहीं मिलेगा तो तमाम जो प्रकरण हैं और तमाम मुद्दे वो निरर्थ साबित हो जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण आखिरी सवाल कि आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि इसकी पूरी तरीके से जांच करा लीजिए, अगर मैं संलिप्तता पाई जाती है तो मुझे भी जवाब देना होगा। मेरा सवाल ही माननीय योगी जी से है, मुझे जवाब ही माननीय योगी जी से चाहिए, मेरा आरोप ही माननीय योगी जी के ऊपर है, तो मैं दूसरा कोई क्या कह रहा है ये मेरे लिए निरर्थक हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ में पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे जिस तरीके का कहना है कि पिछड़ों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज ये पूछती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब ये पेच भी फंस गया है, साली जीजा के बीच का पेच है, मुख्यमंत्री जी बीच में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि 250 पिछड़ों की पदोन्नत के नाम पर पिछड़ों से वसूली की गई है, धोखेबाजी की गई है, और वो भी मुख्यमंत्री के नाम पर। तो मुख्यमंत्री से विधायक जवाब मांग रहे हैं और कह रहे भाई मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, कह रहे मंत्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो एक पेच ये भी है, ये भी बड़ा अहम मुद्दा है। लेकिन क्या संभल और बहराइच इन मुद्दों को क्या पटल पर आने देगा क्या? ये बड़ा सवाल है। मंथन शुरू करते हैं। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत नंद किशोर जी, बहुत आभार, धन्यवाद आपका। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हयात उमर साहब उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत हयात साहब, बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद मनीष। प्रोफेसर डॉक्टर ML वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और पिछड़ों की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं। आपके अध्ययन भी हैं भारत में पिछड़ों के उदय और दलित शोषित जो जमात है उसको लेकर बहुत एक आइडियोलॉजिकली एक प्रोफेसर वर्मा ने शोध भी करे हैं कई। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। चूँकि चर्चा मुद्दों पर विधानसभा में होनी थी और वो मुद्दे खाद, बीज, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पिछड़े, जैसा पल्लवी पटेल ने कहा पिछड़े, लेकिन पूरी चर्चा ही केंद्रित हो गई संभल पर, पूरी चर्चा ही केंद्रित हो गई बहराइच पर। और फिर 1947 से लेकर अब तक कितने हिंदू कहाँ मरे, क्या क्या हुआ, पूरा दिन इसी पे चला गया। नंद किशोर गुर्जर से मेरा सवाल है, नंद किशोर जी, दिल पर हाथ रखकर बात करिएगा। पॉलिटिक्स आपकी अलग है, राजनीति अलग है, हिंदूवादी नेता हैं आप, राजनीति करते हैं, खरा खरा बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब मूल मुद्दों पर जनता आपसे सवाल पूछेगी तो हर सवाल का जवाब क्या हिंदू मुस्लिम होगा? क्या हर सवाल का जवाब संभल होगा? क्या हर सवाल का जवाब, अगर कोई कहेगा रोजगार दो तो आप कहोगे बहराइच, कोई कहेगा भाई बिजली क्यों महंगी, कहो बहराइच, कोई कहे भाई नौकरी कब मिलेगी हमको, कहो संभल। कैसे काम चलेगा? नंद किशोर जी। देखिए, सबका जहां तक विकास की बात है, हम लोग विकास पे ही चर्चा करना चाहते थे। ये जो बवाल किया और संभल पे चर्चा की बात रखी है, समाजवादी पार्टी के द्वारा रखी गई। और सदन में अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है, चर्चा कराना चाहता है, तो उसको चर्चा कराने का प्रावधान है। चर्चा उस पर शुरू हुई, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया। जहां तक बात डेवलपमेंट की है, तो पूरा दिल पे हाथ रख के आप भी समझ सकते हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, सड़कों का जाल बिछा हो, प्रदेश में निकल नहीं सकते थे, गहरे गहरे गड्ढे थे और बिजली आती नहीं थी। ट्रांसफार्मर फूकता था तो आप भी जानते होंगे, चंदा इकट्ठा करना पड़ता था और ट्रांसफार्मर लाना ही बहुत बड़ी नेतागिरी हो जाती थी और आते ही फूक जाता था, महीनों अंधेरा रहता था। बिजली कट कट के मिलती थी, 6 घंटे 5 घंटे देहात में और शहरों में 8-9 घंटे। आज जो हमारा सिटीज है उनमें 22 से 24 घंटे सभी मानते हैं, 18 घंटे देहात में बिजली है। चिकित्सा के मामले में हमने नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तमाम तरह के CSC PSC बनी है। और मेरे यहाँ तो लौनी में एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था 16 लाख की आबादी में, 2 हमने चालू कर दिए हैं। डिग्री कॉलेज बेटियों का चालू कर दिया है, हॉस्पिटल चालू है और बिजली के 14 बिजली घर, मतलब हर विधानसभा में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। तो हम लोग तो केवल प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे हो, हर फील्ड में हम लोग नंबर 1 देश में कैसे आए, इसके लिए माने योगी जी लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं और चर्चा उन्हें जो करनी चाहिए किसानों के मुद्दे पे, जो उन्हें लगता है कि जो विपक्ष का एक जिम्मेवारी है उस पर करना चाहिए, उस पर करते ही नहीं है। तो इसमें अगर संभल की बात करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अशोक तिवारी, नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि भाई अगर आप छेड़ोगे तो वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, फिर योगी जी 47 से ले आएंगे और फिर संभल का ही गिना देंगे, भाई 209 हिंदू मरे हैं वहाँ पे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कहेंगे रोजगार दे दो, कहेंगे बहराइच, वो कहेंगे भाई बिजली बड़ी महंगी, कर संभल, बहराइच संभल, बहराइच संभल, बहराइच संभल, ये चलेगा तो जनता क्या करेगी भाई? अशोक तिवारी। देखिए भाई, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि योगी जी की सरकार किस तरह से काम कर रही है। योगी जी की सरकार, संभल की घटना हुई, बहराइच की घटना हुई, दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सच्चाई ये है, एक खास वर्ग को टारगेट करके जिस तरह से ये घटनाएं कराई जा रही हैं या हो रही हैं, जिस तरह से, उस पर चुप भी नहीं बैठा जा सकता है। उस पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो रहेंगे नहीं, हमें तो बात रखनी पड़ेगी ना सदन में। सदन में एक खास वर्ग को जिस तरह से 2 नंबर का नागरिक बनाया जा रहा है, आज उसको जो है हाशिए पे करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। संविधान इस तरह घटनाएं कराने का या जो मानसिकता है, इस मानसिकता के विरुद्ध में है।
संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज संविधान को लेकर हम सचेत हैं। आज हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो एक ठगा हुआ महसूस करेगा समाज। ये समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। समाज नहीं चाहता ऐसी घटनाएं हो। आज हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते ऐसी घटनाएं हो। हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सभी आपस में एक हैं। हमारे देश की संस्कृति ही कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की जीती जागती मिसाल है कि समावेशी है, कहीं भी उग्र नहीं है हमारी संस्कृति। ये उग्रता कहां से आ रही है? ये उग्रता लाई जा रही है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए किया जा रहा है। तो हमको बात तो रखनी पड़ेगी। हमने स्पष्ट कहा है कि महंगाई पर हम बात करने वाले हैं, हम बेरोजगारी पर बात करने वाले हैं, हम जो है किसानों की हितों की बात यहां से लेकर के दिल्ली तक रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। हमको रखना ही रखना है, क्योंकि किसान के लिए कौन है? किसान के लिए आज समाजवादी पार्टी खड़ी है उत्तर प्रदेश में। आज 24 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया है कि वो कहां किसके साथ है। आज वो चुनाव हुए, उस चुनाव को लूटा गया है, कुंदरकी में लूटा गया है, रामपुर की तर्ज पर लूटा गया है। आज किस तरह से जो है प्रयोग किया गया है, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी जो है खाना पूर्ति के लिए ही सही, लेकिन पुलिसकर्मी सस्पेंड करने पड़े हैं। सवाल इस बात का है, जनता कोई नासमझ नहीं है। जनता के सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, जनता समझ रही है। जब योगी जी कह रहे हैं सदन में 47 से मामला, ठीक है, थैंक यू। ठीक है अशोक तिवारी, आपका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति करने के लिए, भाई वो करें कि चर्चा होनी चाहिए, वो करें भाई 47 से यही सब चल रहा है। सिया सुन्नी भी आ गया, अभी तो सांप्रदायिकता ही मसला था, अब सिया सुन्नी का भी मसला आ गया। तो क्या अब देश में यही सब चलेगा? इसी तरीके की चर्चाएं होंगी? संसद और विधानसभाओं की स्थिति क्या ऐसे ही रहेगी? इनके क्या कोई मायने रह जाएंगे क्या? कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं मेरे मन में और आम आदमी के मन में। ऐसा नहीं कि मेरे मन में बेवजह आ जाते हैं सवाल, ये आम आदमी के मन की बात मैं कह रहा हूं। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संभल पर गर्मा गर्मी, बेरोजगारी, महंगाई और एमएसपी पर बात कब, ये बड़ा सवाल है। इसमें कई और मुद्दे हमने जोड़े हैं, बिजली का निजीकरण है, बीज है, खाद है। ये किसान इसके लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगे दाम अदा कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा का जो 4 दिन का शीतकालीन सत्र है, पहला दिन इसी में समर्पित हो गया कि भाई सिया सुन्नी दंगा हुआ था, 47 से अब तक इतने दंगे हो गए, इसी में चला गया। सीधे रुख करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, आपको समाजवादी पार्टी के नेता का जवाब आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद सदन में थे आज, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चर्चा करना चाहते हैं, हम तो विकास पर ही चर्चा करना चाहते हैं, हम कहाँ संभल की चर्चा करना चाहते हैं, हम कहाँ दंगों का इतिहास याद दिलाना चाहते हैं। हम तो करें विकास, और अपने विधानसभा लोनी जो गाजियाबाद में है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो इससे पहले स्कूल नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल नहीं था योगी जी की सरकार से पहले, और नंदकिशोर जब विधायक नहीं थे उससे पहले। अब सारी चीज़ें उन्होंने करवा दी हैं। तो बीजेपी विकास की बात कर रही है, वो कहाँ विकास विरोधी है? और समाजवादी पार्टी बीच बीच में ले आती है कि भाई संभल पर चर्चा करो, चर्चा करो। अब चर्चा होगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना। बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं गुर्जर साहब, भाई चर्चा तो होगी तो जवाब तो देंगे ना फिर। मनीष शर्मा जी दुर्गेन जी, एक तो हम लोगों को ये समझना है जी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने कोई बहराइच, कोई संभल, कोई राम मंदिर या कोई वो विपक्ष ने नहीं बनाया था। विपक्ष ने रोजगार की बात की थी, संविधान की बात की थी, आरक्षण की बात की थी, संविधान पे खतरे की बात की थी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के ऊपर बढ़ते हमले की बात की थी, उनके जीवन के संकट की बात की थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पे जनता ने खास करके इसमें जबरदस्त मुहर लगाई थी। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को, धर्म की राजनीति को, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को, यहाँ तक कि अयोध्या पॉलिटिक्स को भी भारत उत्तर प्रदेश की जनता ने बुरी तरह खारिज किया था। तो अब ये जो
जनता का मूड बदला है। ये जनता में खास करके दलित, पिछड़ा और मुस्लिम के बीच में जो तनाव था उसमें कमजोरी आई है, उनके बीच में एकता और बढ़ी है। यहाँ बीजेपी की घबराहट है और इसलिए वो बहराइच की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो संभल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये अच्छी बात है हमको लगता है दुर्गेन जी कि पहले ऐसे मसलों पे जब कोई भाईचारा बढ़ता हुआ दिखता था, जब कोई शांति, अमन और शांति होती हुई दिखती थी, जब जो है दलित, पिछड़ा, मुस्लिम आबादी के बीच में एकता बढ़ती हुई दिखती थी, तो बीजेपी हिंदुत्व, चरम हिंदुत्व की तरफ को लेकर के सामने आ जाती थी। कोई मॉब लिंचिंग, कोई दंगे की राजनीति को लेकर के सामने आ जाती थी और आमतौर पर विपक्ष उसका जवाब देने से बचता था, उसे बच निकलने की कोशिश करता, उसे बोलता नहीं था। मैं तो समझता हूं कि यह सकारात्मक परिवर्तन है कि अब कोई बहराइच करने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष सामने से आकर के उसका मुकाबला कर रहा है। अब कोई संभल करने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष सामने से आकर उसका मुकाबला कर रहा है। और देखिए, रोजगार के सवाल को और महंगाई के सवाल को, बिजली के सवाल को, पानी के सवाल को बीजेपी पहले क्या किया करती थी, कोई संभल ला करके, कोई बहराइच ला करके, कोई हिंदू मुस्लिम ला करके उन सारे प्रश्नों को पीछे कर दिया करती थी। और विपक्ष जो है आमतौर पे इन प्रश्नों का फिर सामना करने से बचता रहता था। तो मैं तो इसको सकारात्मक रूप से ले रहा हूं कि अब बात केवल महंगाई पे नहीं होगी, बात रोजगार पे ही खाली नहीं होगी, बात शांति और अमन भाईचारा पे भी होगी, बात जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे भी होगी, संविधान पे भी होगी, आरक्षण पे भी होगी, और उसके साथ साथ रोजगार और महंगाई और पानी और बिजली पे भी होगी। मैं समझता हूं कि पहली बार विपक्ष एक मुकम्मल पॉलिटिक्स लेकर के, एक पैकेज पॉलिटिक्स लेकर के सामने आई है। हमको लगता है कि ये बीजेपी के लिए मुश्किल दौर अभी बना हुआ है। हमको लगता है कि ये अच्छी राजनीति हो रही है, ये बेहतर राजनीति हो रही है, और इस तरह के मसलों पे भी बेहद ताकतवर तरीके से विपक्ष सामने आ रहा है, सदन से लेकर सड़क तक। मैं ये भी कह रहा हूं, सदन से लेकर सड़क तक। तो मुझको लगता है कि ये सकारात्मक कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों को रोजगार और महंगाई बनाम संभल और बहराइच नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि संभल और बहराइच के साथ साथ रोजगार और महंगाई पर भी बात होनी चाहिए। एक ये मुकम्मल पैकेज है और विपक्ष दिशा में बढ़ रहा है, इसका स्वागत होनी चाहिए। ठीक है, नंद किशोर गुर्जर, एक 10 सेकंड का जवाब, उसके बाद फिर प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा के पास मैं जाऊंगा। नंद किशोर गुर्जर। ये दोनों का जवाब एक ही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 97% दंगे रुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 816 दंगे हुए थे, और जो ये इतिहास गिनाया माननीय योगी जी ने, आपको याद होगा 126 हिंदुओं को इसी संबल में 47 से जो दंगे हुए जी, उनको जला के मार दिया गया था। तब इनकी एकता जो कह रहे हैं पिछड़ा दलित नजदीक आ रहा है, बांग्लादेश में दलित ही मारे जा रहे हैं, और जहां भी मारे जाते हैं संबल योगी जी ने दलितों को मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो मारे गए वो सारे के सारे दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, और पूरा साफ कर दिया गया। तब किसी ने एक शब्द नहीं बोला। बांग्लादेश में यात्राएं नहीं निकलती हैं। अभी जो सदन में कहा विपक्ष के नेता ने कि वहां ये जो मुस्लिम बहुल इलाका था, फोर्स लगानी चाहिए, ऐसी नौबत क्यों आ गई? जब यहाँ एकता की बात कर रहे हैं तो जहां मुस्लिम है या हिंदू है वहां से यात्रा निकालने में। ठीक है नंद किशोर, मैं जवाब ले लेता हूँ। मनीष शर्मा, जल्दी से जवाब। नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि भाई एकता की बात क्यों? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 47 से लेकर के 2024 तक अगर दंगों की शिनाख्त हो, कोई जांच आयोग बैठ जाए तो हर दंगे के पीछे संघ भाजपा के लोग पाए जाएंगे। एक बात तो मैं तुरंत ये कह देना चाहता हूं। दूसरी बात कह देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में संभल में भी संघ के लोग थे, संभल में दंगे के लोग, मुसलमान संघ में कब से हो गए? मुस्लिम कब से संघ में हो गए? क्या बात कर रहे हैं यार उल जलूल? जम्मू कश्मीर में संघ था क्या? मुसलमानों में मुसलमान संघ में भर्ती हो गए। 3 दिन में मस्जिदों से आवाज आई थी कि इनकी लड़कियों के बलात्कार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है भाई, कर दो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है नंद किशोर जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है इंद्रेश जी वाला, उसमें मुसलमान हैं, एकदम नए रूल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं इस चर्चा को उलझाऊंगा नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम में उलझाऊंगा नहीं। मनीष शर्मा और नंद किशोर गुर्जर दोनों शांत हो जाइए प्लीज, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, मनीष और नंद किशोर दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा को लेता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा, आज मैं कार्यक्रम ये लेकर आया हूं कि भाई चर्चा विकास पर बात हो, जो समस्याएं हो कि भाई पूरा का पूरा 6 महीना 3 महीना इस उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार करती है कि मेरा मसला, मेरा दर्द विधानसभा में उठेगा।
और फिर यहाँ 47 से लेके 2024 तक दंगों का इतिहास बताया जाने लगता है विधानसभा में, संभल की चर्चा होने लगती है, बहराइच की चर्चा होने लगती है। आदमी करेगा क्या भाई? एक तो मेरा तो ये सोच है कि जो समस्याएं बनाम संभल, मैं कार्यक्रम ये लेकर आया हूं, लेकिन मनीष शर्मा कह रहे हैं कि इसको जरा अलग तरीके से देखो, ये एक कंप्लीट पैकेज है विपक्ष का। आप कितना सहमत हैं प्रोफेसर वर्मा? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए कृपया। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है, एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय की जो राजनीति है वो पूरी तरह से संक्रमण काल की स्थिति में गुजर रही है। मैं एक चैलेंज करता हूं आपको, आप सर्वे कर लीजिए कि ये जो 425 विधायक जी लोग हैं, इसमें से 25 लोग अगर किसी डेवलपमेंट नहीं है, 403 है सर, 403 मान लीजिए, मैं उस संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आइडियोलॉजिकल एक अपना एक परसेप्शन है, उसमें से 25 को किसी डेवलपमेंट की किताब को पढ़ करके, डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ करके या कोई ऐसा होमवर्क करके इसके बाद विधानसभा में गए हों और वो डेवलपमेंट की बात करते हो तो अच्छा लगेगा कि क्योंकि प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ निश्चित रूप से आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं उसके बाद में आगे हमें कहाँ जाना है। आज जहां पर बात एआई की बात होती है, GPT-4 की बात होनी चाहिए, वहां पर किसान बेचारे यूरिया नहीं पा रहे हैं, खाद नहीं पा रहे हैं, अपने खेतों में नहीं डाल पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको जिस आप मुद्दे की बात करते हैं बहराइच की, मैं बहराइच का रहने वाला हूँ जी। जहां पर घटना हुई है वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ननिहाल जी। मैं पूरी तरह से बहराइच को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं अगर सच बताऊं आपको तो आप एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, इसके बाद सत्यता बोलता हूं। आप ये बताइए, जो मिश्रा जी किसी मुस्लिम के घर के छत पे चढ़ के गए थे, छत पे कैसे चढ़ के गए, क्यों गए? उसके पीछे एक राजनीति थी। वहां के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। मिश्रा जी ऊपर चढ़ के गए क्योंकि ठाकुर साहब को, सुरेश्वर सिंह जी को ब्राह्मण मतों के लिए कुछ करना है, राजनीति करनी है। और आपको बता दूं, सत्यता बता दूं तो वहां पर सत्यता यह है कि वहां पे लोगों को देशी शराब बांटी गई जुलूस में नारेबाजी करने के लिए। ज्यादा नशे में आदमी हो जाता है तो कहीं भी जा सकता है, उससे बड़ा राजा कोई होता नहीं है। इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं आप, अपने आप को बुद्धिजीवी बता रहे हैं। नहीं बता नहीं रहे। अरे नंदकिशोर गुर्जर, शराब पीता है कोई? नंदकिशोर गुर्जर सुन लो भाई, सुन लो विधायक जी, वो बता नहीं रहे हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बता नहीं रहे बुद्धिजीवी, और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। आप लोगों के साथ यही दिक्कत है। फिर हम भी आते हैं, हम भी पिछड़े वर्ग से, और वो उसी गांव से हैं और वो प्रोफेसर है भाई। सुन लो, सुनने का मादा रखो, फिर आपको टाइम देंगे। आप अपनी सेंस से बाहर मत जाइए। शराब पी के आए थे, मतलब यात्रा में भगवान की में कोई शराब पीता है? आप कह दीजिएगा नहीं पिए थे, पूछो ना जा करके। आप कहिएगा नहीं पिए थे ना, अपनी बारी में आप कह दीजिएगा नहीं पिए थे। बचाव के लिए आप रहने वाला हूँ, ठाकुर है, पंडित है, वहाँ बोर्ड के बाद बच्चा मत क्या? मोर्चा बना है। मैं गया था दंगे के दौरान। अरे ये वही रहते हैं। आप गाजियाबाद से गए हो, इनका गांव है भाई, क्या बात कर रहे हो? तो है, पर वहाँ दारू पी के लोग गए थे, ये कौन सी बात है? अरे भाई, आप जबरदस्ती क्यों दूसरे को रोक रहे हैं? मत रोकिए। कायदे की बात करेंगे ना सर, आप मत रोकिए भाई। आप कह रहे पढ़ के नहीं जाते, सारे विधायक वेल क्वालिफाइड है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ, और वहां सब कोई बी.टेक है, कोई एम.टेक है, डॉक्टर से हमारे यहाँ एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं दर्जनों। तो आप क्या समझ लिया है पॉलिटिकल लोगों को? जमाना चला गया, आपसे हाईटेक है वहां। आदरणीय इंजीनियर साहब, एआई और GPT-4 के विषय में भी जान लीजिए कुछ, और मेरे विषय में जानना है तो आप टेक्निकली बात करिए ना, अपनी बात को रखिए। ये थोड़ी कि उसमें जुलूस में जा रहे थे भाई, जो वहां ठाकुर को मरना था कि पंडित को मरना था। ठीक है, वहां के विषय। ठीक है। अरे सर, हम गए थे वहां, आप गए थे। आप बात फैक्ट के साथ रखिए ना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आप ग्राउंड रियलिटी पता करिए, इसके बाद में विरोध करिए। सर, हम वहां गए थे ग्राउंड रियलिटी के लिए, और मैं वहां रहता हूं। अब सब कुछ आप ही जान जाओगे तो प्रोफेसर साहब अपनी किताबें जला दें फिर। नंदकिशोर क्या करेंगे? इनके लिए कुछ सजेशन दे दो। सुनिए इंजीनियर प्रोफेसर साहब को कोई सजेशन दे दो, क्या करें? अच्छा, आप विधायक हैं, मेरी ये किताब पढ़ लीजिएगा, एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, लेड रोड मैप
फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। ये शेख पब्लिकेशन की है, शेख पब्लिकेशन से खोलिए, आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखा हूं, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, आप इसी पर रहिए प्रोफेसर वर्मा, आप इसी पर रहिए, विषयांतर नहीं करेंगे। चर्चा आज इसी पर रहेगी विधानसभा में। विधायक जी थोड़ा गर्म दल के आदमी हैं तो उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई बात नहीं। विधायक जी सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए वो हाँ, थोड़ा सत्ता का भी गर्मा गर्मी रहती है, वो तो होता है, जिसकी सत्ता इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आप मेरी बात सुनिए, विधायक जी विधायक हैं, सत्ता पक्ष में हैं, इतना तो रहेगा ही घमंड, उसमें नहीं, कोई ऐसा नहीं है। घमंड हम नहीं करते हैं, हम भगवान मानते हैं जनता को, एक एक गरीब व्यक्ति की सेवा करते हैं हम। हमारे बारे में पता करेंगे तो आप प्राउड फील करेंगे। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी को इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता है। शराब की बात ना देखिए, बिना ऑथेंटिसिटी के आप अगर कहेंगे कि लोग शराब पी के और जुलूस निकाल रहे थे तो ये तो बड़ा गड़बड़ है ना, पूरे सनातन पे हमला एक तरह से। आदरणीय विधायक जी, आप सर्वे कर लीजिए। सर आप कैरी ऑन रखिए, मुझे मालूम है आप इस संबल पे बात करो। अब शराब का मुद्दा कहां से आ गया इसमें बीच में, इसको हटाओ। बहराइच उठा है ना, बहराइच उठा है, बहराइच भी विधानसभा में उठा है ना, तो बहराइच पे बात करेंगे ना। वो बोलिए, कंप्लीट करिए वर्मा जी, कंप्लीट करिए, आइडियोलॉजी की बात कर, कंप्लीट करिए, मैं हयात उमर के पास जाऊंगा। ज्यादा मेरा कहने का मतलब है, आज के समय में निश्चित रूप से आप मान लीजिए, जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वहां पे दंगा और धर्म और ये सब चीजों से डेवलपमेंट नहीं होने वाला। और जहां तक कि विधायक जी कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या रेडिटेटिज्म खत्म हो गया यूपी से? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या आम आदमी बिल्कुल एकदम उसके साथ में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है? वो पीड़ित नहीं है? वो किसी तरह से और तमाम से न्यायिक मामलों में और से मामलों में वो उसके साथ अन्याय नहीं होता है? ये सारी आज ही पल्लवी पटेल ने उठाया है कि योगी जी के नाम पर 250 ओबीसी लोगों को ठग लिया गया। योगी जी के नाम पर पता नहीं क्या मसला है भाई, ईश्वर जाने, पल्लवी पटेल जाने, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो योगी जी से जवाब चाहती हूँ, पिछड़ों को ठगा गया है। अब इन्हीं के साथी विधायक हैं, अब वो विपक्षी हैं, विपक्ष के विधायक हैं। अब तो खैर पता नहीं विपक्ष के पास है कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, पता नहीं। योगेश जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंबर अध्यक्ष को देख लीजिए, उसमें एक ओबीसी हो। अभी शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया, उसमें देख लीजिए एक ओबीसी बनाया गया हो। जितने भी कमीशन है उसमें कोई एक ओबीसी बनाया गया हो, तो हम क्या मान लें? आप ओबीसी के हितकारी हैं तो हित कौन देखेगा? नंदकिशोर भाई बताओ भाई, किसके हितकारी हैं? ये कह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, प्रोफेसर की संख्या ले लीजिए, लेक्चरर की संख्या ले लीजिए। नहीं, लेक्चरर वर्मा जी नंदकिशोर जी खुद भी अंदर से पीड़ित हैं। अब थोड़ा सा करना पड़ता है ना, अंदर से खुद पीड़ित है। बीच बीच में खुद झंडा उठाते रहते थे, आजकल बहुत दिनों से उठाया नहीं इन्होंने, नहीं बीच बीच में झंडा उठाते हैं, ये जनता को लेकर करते रहते हैं। आपकी पीड़ा ठीक है, बोलिए। की गणना कर लीजिए, आप किसी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ओबीसी 50% से ज्यादा सीसीएस में आप आंकड़ा निकलवा लो। भाई साहब मैं खूब जानता हूं, मैं खुद ही इस फील्ड का ही हूं। नहीं सर, वो है, लेकिन आंकड़ा सीसीएस का मैं बता रहा हूं आपको। भाई साहब अब क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे लगता है कि चर्चा ये दूसरी तरफ चली जाएगी। वर्मा जी कंप्लीट करें, मैं हयात उमर को लूंगा जल्दी से, चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोलिए। देखिए दुर्गेन जी, मैं यही कहता हूं कि इस समय की राजनीति पूरी तरह से संक्रमणकालीन है, और निश्चित रूप से आज के समय में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, वहां पर वो आज हम 50 साल पीछे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दुर्गेन जी ठीक बात है। हयात उमर साहब, प्रोफेसर वर्मा, नंदकिशोर गुर्जर की बात आपने सुनी, समाजवादी पार्टी की बात सुनी, मनीष शर्मा कह रहे हैं कि ये कंप्लीट पैकेज है। हयात साहब, मामला कुछ उलझ गया है, जरा सीधा करिए इसको। जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। जी देखिए, मामला बिल्कुल सीधा है जी, और एक रेखीय है, और वो एक रेखीय योगी जी ने सदन में एक लाइन में कह करके उसको बिल्कुल सरल कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सरल कर दिया। कौन बटेगा? अगर हिंदू किसान में बटेगा, पिछड़े में बटेगा, अगर छात्र में बटेगा, आम नागरिक बटेगा, टैक्स पेयर में बटेगा, तो कटेगा। कटेगा कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा।
12 लाख करोड़ का, 12 लाख करोड़ 10 साल में, मोदी जी के शासन के 10 साल में 12 लाख करोड़ का उद्यमियों का ऋण माफ कर दिया गया। आप बताइए किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? अब किसान में बटेगा तो कटेगा भाई, तो कट गया 12 लाख करोड़ की आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और ये आरटीआई से जानकारी बाहर आई। हमें ट्यूबवेल लगवाना है, मैं खुद चक्कर लगा रहा हूं, लघु सिंचाई वाला हम ही से करा के भाई साहब लखनऊ से कराना पड़ेगा आपको। अगर आप लोन लेंगे, अगर आप ट्यूबवेल के लिए लेंगे लोन, होम लोन लेंगे, गाड़ी के लिए लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेंगे, अगर आप बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लेंगे, आपसे एक एक पाई की वसूली हो जाएगी। तहसीलदार और अमीन आपके वसूली तो दरवाजे छोड़ो, पर मिल जाए, पकड़ के मिलना लेके जाएंगे संकट है, आपको। मिलना संकट है। वो करे नहीं अभी कोटा पूरा हो गया, निकल लो। सुनिए, अभी और हमें ये बता रहे हैं ये हालत है जाएंगे आपको जी। और ये 12 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण माफ हुआ है उसमें 80% गुजरात के व्यापारी हैं, 80% गुजरात के व्यापारी हैं। तो तगड़ी जानकारी है साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास तगड़ी जानकारी है। और सुनिए पहले, ये 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे जी। 2014 से लेकर के 2019 के बीच में 8 बड़े व्यापारी गुजरात के, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये भागे हैं। 63 व्यापारियों के प्रत्यर्पण के लिए बात हो रही है, एक व्यापारी का भी प्रत्यर्पण नहीं हो पाया है, एक उद्यमी का प्रत्यर्पण नहीं हो पाया है। 12 साल हो गए हैं, कितने कालाधन, कितना कालाधन, एक भी फिगर बता दें। नंदकिशोर गुर्जर जी बैठे हुए हैं भाजपा से, बता दें कितना कालाधन स्विट्जरलैंड से आया है। नहीं, पहले तो लूट करते रहते थे, अब ये यहाँ से भागे हैं तो सरकार के डर से भागे हैं ना। 12 साल आपको हो गए ना, 12 साल, अब तो 12 साल हो गए, अब पकड़ के लाएंगे भाई हया साहब। अभी अभी कुछ समय और दो भाई, नंदकिशोर को समय और दो कुछ। जो किसानों को पहले नहीं, किसानों के पहले ऋण की बात कर रहे हैं माफ की, हमने 87,000 करोड़ बनते ही माफ किया है। पहले 12 साल में कितना आपको बता रहे ना, ट्यूबवेल के कनेक्शन हमने फ्री दिए हैं। अरे सुनिए भाई, अरे कब दे दिया भैया, हमें भी ले चलो। नंदकिशोर गुर्जर हमें भी ले चलो, हमें चाहिए हकीकत में एक ट्यूबवेल, हमें चाहिए। कहाँ फ्री दे रहे हो? कितने लाख करोड़ माफ किया आपने किसानों का? किसानों का 86,000 करोड़ माफ नहीं किया बनते ही, आपको मालूम नहीं है? आप बताइए, सरकार और हमारे भी साथी करें, छोटे किसान है करें, हमें भी दिलवा दो। नहीं, ये सरकार देखिए, उद्योगपति भी नहीं, उद्योग नहीं लगेंगे तो कहां से लोगों को रोजगार मिलेगा, देश डेवलप कैसे करेगा? उद्योग लगेंगे तो 12 लाख करोड़। अब ये जो लोग भागने वालों की सूची रुपया माफ कर दोगे? दबाव बनाया वसूली का, उनको लेके भी हम आएंगे। अरे बस वसूली हमने सीधा खाते खोल करके किसानों के खाते में पहले बिचौलिए खा जाते थे। राजीव गांधी ने खुद कहा है कि 10 पहुंचते। राजीव गांधी छोड़ दो भाई, अब बहुत बात हो गई राजीव गांधी पे। अब आ जाओ जरा, अपनी सरकार पे आ जाओ। माननीय मोदी जी ने अगर 1 रुपया भेजा तो सबके खाते खुलवा दिए, पूरे के पूरे पैसे जाते हैं। माननीय वो 10 पैसे सुन लीजिए, नंदकिशोर गुर्जर सुन लीजिए, नंदकिशोर डिजिटल करके विधायक जी को जीरो कर दिया है। गुर्जर जी, विधायक जी सुनिए, सुन लीजिए भाई, दूसरे को सुन लीजिए ना। फिर आप आपने कहा जवाब दो तो मैंने बोल दिया। अरे ठीक है, अब ठीक है, हमने गुनाह कर दिया, रुक जाओ भाई, सुनने दो, सुन तो लो भाई, अब थोड़ा थम भी जाया करो, थमो। बस सुनिए, वसूली किससे होगी जब 12 लाख करोड़ में माफ कर दिया? वसूली ये वो नहीं होगी, पैसा डूब गया, जो वसूली होगी तो वसूली किसान से भी कर लेंगे। किसान का माफ किया है, सुनिए, बैंकों ने राइट ऑफ, गरीबों का बिजली का माफ किया है। सुनो भाई, जोर जोर से चिल्लाओ मत, सुनो। वो कह रहे हैं, आप भी जानते हो ये गड़बड़ घपला घोटाला है। माफ तो सभी वर्ग का हुआ है, किसान का भी हुआ है, गरीब का भी हुआ, व्यापारी का भी हुआ है। जहाँ जो इस तरह के नॉन कंडीशन है। अब ये सुनिए, अब अगर हिंदू पिछड़ा में बट जाएगा तो लेटरल एंट्री का सवाल कौन उठाएगा? कौन उठाएगा नौकरियों की आउटसोर्सिंग का सवाल? कौन उठाएगा ठेकेदारी प्रथा पे सवाल? लेटरल एंट्री से आप चाहे जिसको भर्ती कर लिए, कोई उसमें आरक्षण है नहीं। अगर आप आउटसोर्स कर देंगे नौकरियों को, निजीकरण कर देंगे बिजली विभाग का, तो अब बिजली विभाग का ठेकेदार चाहे जिसको रखे, उसमें कहां पिछड़े? कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित? अब ये इसीलिए ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे नहीं। अगर आप हिंदू रहोगे तो आप ये सब सवाल नहीं उठाओगे। फिर आपके सामने मुद्दा होगा संभल का,
आपके सामने मुद्दा होगा बहराइच का, आपके सामने होगा मंदिरों के नीचे शिवलिंग का, आपके सामने मुद्दे होंगे 1947 से पहले क्या हुआ था, 1750 से पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले खिलजी ने क्या किया था, 3000 साल पहले तैमूर ने क्या किया था। तो आपके सामने आज नहीं है, आप इसको नेहरू जी से आपका शुरुआत, आप उल्टी दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। पहले नेहरू जी दिखते हैं, उसके बाद फिर गांधी जी दिखते हैं, फिर बाबर दिखता है, फिर उसके पहले और भी लोग, राजीव गांधी आ जाते हैं, अंत में राजीव गांधी की वोट ले लेते हैं वो। जी सब नहीं दिखाई देगा बाबर जैसा राक्षस उसके पूर्वज बनने में आपको शर्म नहीं आती? आपके पूर्वज तो भगवान श्री राम है, आपके पूर्वज बाबर नहीं है। बाबर ने जो दुराचार करे, जो बलात्कार हुए, जो बेटियों को जौहर करना पड़ा, लोगों को काट दिया गया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, बाबर का नाम ले रहे हैं आप बार बार। आपके पूर्वज बाबर नहीं है, आपके पूर्वज भगवान राम ही है। आप तीसरी चौथी पीढ़ी में हिंदू रहे होंगे। पर्सनल अटैक नहीं भाई, पर्सनल अटैक नहीं, निजी हमले नहीं। वो कह रहे हैं ना बाबर हो, औरंगजेब हो, ये बाबर उनका कोई रिलेटिव थोड़ी था जो आप टेंशन में आ रहे हो। और भारतीय संस्कृति का अगर पुनरुत्थान कर रही है सरकार, मंदिरों को जो हमने किसी मस्जिद को नहीं हटाया है, हमने जो मंदिरों पे गुम्बदें बनाई गई, अब जामा मस्जिद दिल्ली की वो भगवान शंकर जी का मंदिर है। जी अरे कुछ भी कह दो भाई, कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत है? ये गधों पे बैठ करके आए थे, ये गधों पे किले लेके, इनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के मुगलों के। अच्छी कहानी हम लोगों ने बहुत सुनी बचपन में। तैमूर लंग ने अकेले लगभग इतनों का कत्ल किया भारत में, बलात्कार किए। आप उन पे प्राउड महसूस कर रहे हैं? आपके पूर्वज भगवान राम और कृष्ण हो सकते हैं। कौन प्राउड महसूस कर रहा है? कोई नहीं प्राउड महसूस कर रहा है। इनके हयात उम्र के दादा यही पैदा हुए, ये पैदा हुए, ये कौन प्राउड महसूस कर रहे हैं? आप केवल हल्ला मचाने लगते हो, प्राउड फील कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा भाई? आप लोग हल्ला मचा के दूसरे की बात को दबा देते हो, दिक्कत ये है। अशोक तिवारी, ठीक है, ओके। अशोक तिवारी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। भाई ये कह रहे हैं कि सब तैमूर लंग से लेके बस दुनिया, मुझे लगता है यही चलेगा, तैमूर लंग बाबर इसी पे रहेगा अब कुछ। अशोक तिवारी, शांत कराइए विधायक जी को, साल में 24 करोड़ नौकरियां बनी। शांति कराइए पहले दुर्गेन जी, इसका जवाब आप दे देंगे हमें। शांत हो जाओ विधायक जी, शांत हो जाओ, बोलने दो जरा दूसरे लोगों को भी। विधायक जी नहीं बोलता है, नव देहात चल रहा है कहीं, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है, एक भी बुरी तरह बौखलाई हुई है। और रही बात जनता से कट चुके हैं, उत्तर जनता से दूर जा चुके हैं, सामने कहीं जनता के मुद्दों से क्या कह रहे हैं? जनता से कट गए हैं, आप पकड़े रहो बाबर को, जनता से कट गए हो भाई। बौखलाहट में है, शांत कराइए इनको, हमने किया है, शांत कराइए सर इनको। अगर किसी ने समाजवादी पार्टी करे, जनता से कट गए हो, बाबर अबर से काम नहीं चलेगा, जनता से जुड़ो। आयुष्मान कार्ड हमने दिया 5 लाख का। शांत करिए सर, तब बोले हम। चीज फ्री बिजली देने का काम हो, तमाम चीजें माननीय मोदी जी ने। भाई शांत हो जाओ यार, माननीय विधायक को फिर आवाज बंद करानी पड़ेगी। लगातार बोल रहे हैं विधायक जी, शांत हो जाइए प्लीज। नंद किशोर जी शांत हो जाइए। हाँ बोलिए, अशोक तिवारी जी बोलिए। आप उठाएंगे, फिर कहेंगे संभल का डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट की बात आएगी तो भाग जाएंगे, सदन का बहिष्कार करेंगे। विधायक जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए, आप ऐसे बोलते रहेंगे। बौखलाहट में है भाजपा बौखलाहट में है, बोलने नहीं दे रही है। भाजपा ने सुपर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जनता से दूर जा चुकी है, जनता से दूर जा चुकी है, जनता के जन समस्याओं से कोई सरोकार भाजपा का नहीं रहा। जनता तो फ्री वोट कर रही है, बिना समस्या शुरू हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपको मालूम है कि नहीं? भाजपा समाज को लड़कियों को साजिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। 2027 में आपकी विदाई किसान करेंगे, नौजवान करेंगे, महिलाएं करेंगी, आपके विदाई आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देते हैं। ये लोकतंत्र में दुनिया के अंदर पहली घटना थी कि आपके नेता ने, भाजपा के खिलाफ, आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था। शर्म करनी चाहिए। नौजवान पार्टियों को भी अगर काम कर रही है,
आपको याद है कि नहीं, आतंकवादियों को रिहा किया आप लोगों ने। आप लोगों के टाइम में भ्रष्टाचार, बलात्कार, डकैती, उत्तर प्रदेश का सर्वजन समाज है। आपको ठीक है भाई, शांत हो जाइए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ठीक है, ठीक है, ओके। आप दोनों की बात आ गई, थोड़ा पानी वानी पी लो भाई। अब ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वर्मा, जनता के जो समस्याएं कैसे एड्रेस होंगी प्रोफेसर वर्मा? इतिहास ठीक है, अशोक जी आ गई बात। अशोक जी प्लीज, नंदकिशोर जी प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वर्मा, जनता की समस्याएं कैसे एड्रेस होंगी? बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ था, 12 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने का काम आप लोगों ने किया है। ये बांग्लादेश से इधर आएंगी ही नहीं, हमें लग रहा है। अरे बांग्लादेश छोड़ दो, अब इधर आ जाओ, लोनी की तरफ आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश उठने वाली नहीं है। सुरक्षित जी और सुंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं दे रहे दुर्गेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब दोनों लोग ऐसा ही करते रहेंगे। वो बांग्लादेश से इधर नहीं आ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब ऐसे ही करती भाजपा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।